अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की। और ये क्लास 12 उर्दू वालों के लिए है मॉडल पेपर कि पेपर यहीं से आएगा। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आप सबके लिए 5 मॉडल पेपर लेकर आऊँ, तो एक मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है जो कि आपके यूपी बोर्ड वालों ने लॉन्च किया था। अब इसके अलावा जितने भी मॉडल पेपर होंगे, यानी कि 4 मॉडल पेपर, ये मैं खुद से बनाऊंगी जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं कि वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें पूछा जाएगा कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी दो इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के साथ कीजिए, जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें अपनी पढ़ी हुई किताब ये मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि आपके इंटर में 2 बुक चलती है। एक बुक का नाम है अदब पारे, क्या नाम है, अदब पारे, और दूसरी बुक है अदबी सिपारे। दूसरी बुक का नाम है अदबी सिपारे। तो अदब पारे से आपको 3 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे और अदबी सिपारे बुक से भी 3 पैराग्राफ होंगे, जिसमें से आपको चूज करना होगा, कोई एक में से 2 करना होगा, चाहे जिस भी बुक से करें जो आपने पढ़ी हो। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है तो वो है अदबी सिपारे, जिसमें आपके सारे टॉपिक मिलते हैं जो आपके सिलेबस में बताए गए हैं। तो अदबी सिपारे का ही 3 जो होंगे उनमें से हमको 2 करना है, और इसके अलावा 4 छोड़ देना है, 3 अदब पारे में के और 1 अदबी सिपारे में से। तो ऐसे करके आपको 2 ही करना है। तो यहाँ पर ये पहला पैराग्राफ है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम जवाब नंबर डालेंगे, उसके बाद शुरुआत के अल्फाज और आखिर के अल्फाज को लिखेंगे। ऐसे आप करिएगा कि पहले बुजुर्ग डॉट 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 जी चाहे पिया करें। उसके बाद आप सियाक व सबाक हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि ये इक्तिबास उर्दू शायरी के 5 दौर से लिया गया है। इसके मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, और मौलाना मोहम्मद हुसैन जो आज़ाद हैं इनको आकाए उर्दू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आकाए उर्दू के नाम से जाने जाते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इस इक्तिबास में मुसन्निफ ने 5वें दौर की शायरी पर नज़र डाली है। जो उर्दू शायरी के 5 दौर हैं उनमें कौन किस दौर में कौन से शोरा कराम थे, इसके बारे में भी इन्होंने बात की है। कौन? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो ये जो इक्तिबास, जो ये पैराग्राफ है, ये हमारा 5वें दौर का है। उसके बाद फिर आप हेडिंग डालिएगा तशरीह, और तशरीह में लिखिए कि मौलाना आज़ाद कहते हैं, क्योंकि आज़ाद इनका तखल्लुस है। किसका? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। तो मौलाना आज़ाद कहते हैं कि उर्दू के पिछले दौरों के शोरा करीब करीब हम मजमून नज्म कर चुके थे, अब वो नए मजमून कहाँ से लाएं? उनकी तरक्की शेर कैसे हुई? ना उनके पास नए अल्फाज थे ना नई जबान, इसलिए मजबूरन उन्होंने उस्तादी का रंग जमाया। उस्तादी यानी कि टीचर वाला, उस्तादी का रंग जमाया, उस्ताद हो गए, और मुआसरीन में इज्जत पाई। मुआसरीन यानी कि अपने मुआशरे में, अपने जो आसपास के लोग होते हैं उसमें इज्जत कैसे पाई? तो उसमें टीचर बन के, उस्ताद बन के। ये आखिरी दौर की मुसीबत सिर्फ उर्दू शायरी तक महदूद न थी, बल्कि इसकी साथी जबानों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। फारसी और अरबी के पहले दौर के शोरा का मुकाबला आखिरी दौर के शोरा से कीजिए
تو معلوم ہوگا کہ آخری دور کے شعراء کی شاعری بے مزاح اور بدرنگ تھی۔ اس بات کا احساس بعد کے شعراء کو بھی تھا اور وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی زبان اپنے ابتدائی دور میں رہتی ہے اس وقت تک اس میں جاذبیت اور چاشنی رہتی ہے۔ بعد میں بناوٹ سے اس میں خوبصورتی لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آخر میں سادگی کے بجائے شاعری صرف بناوٹ اور بازیگری ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا پیراگراف جو ہمارا ہے اس کو بھی ہم جواب نمبر ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد لکھیں گے شروعات کے جو الفاظ ہے اور آخر کا الفاظ۔ تو آپ اس کو لکھیے گا کہ کس دل سے ... بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سے سیاق و سباق پوچھا گیا ہے تو ہم سیاق و سباق لکھیں گے۔ تو سیاق و سباق آپ ہیڈنگ ڈالیے، اس کے اندر لکھیے کہ یہ پیراگراف علامہ راشد الخیری کے مضمون کربلا کا ننھا شہید سے ماخوذ ہے، یعنی کہ اخذ کیا گیا ہے یا پھر لیا گیا ہے، ایک ہی بات ہے۔ اس اقتباس میں مصنف نے عمر و سعد اور اس کے لشکر کی صفا کی بیان کی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ تشریح ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح میں لکھیے کہ اس اقتباس میں راشد الخیری کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شیر خوار فرزند علی اصغر، فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند، شیر خوار فرزند جن کا نام علی اصغر ہے، کو کس طرح دل سے دفن کیا ہوگا یہ اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اول تو ارادہ کیا کہ سیدھے میدان جنگ میں پہنچ کر بیٹے کے خون کا بدلہ لیں، مگر اسی وقت یہ بھی خیال آیا کہ اس بات کو خدا کے سپرد کروں، یعنی خدا کے حوالے چھوڑ دوں، اور اپنے باقی بچے ساتھیوں کے، یہ بیٹے تو اوپر کی لائن ہو گئی، تو اپنے باقی بچے جو ساتھی تھے، دوست تھے، ان کو دیکھ لوں کہ پھر انہیں بھی دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ جب آپ خیمے میں داخل ہوئے تو بازو سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے خون سے تر ہو گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ کون تھی؟ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، وہ حضرت شہر بانو جو ہیں یہ بیوی ہیں کس کی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، کو ابھی تک یہ خبر نہ تھی کہ علی اصغر کے ساتھ امام علی مقام بھی زخمی ہوئے ہیں اور بازو سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہے۔ سب سے پہلے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر بھائی کے خون آلود کپڑوں پر پڑی تو ہائے بھائی کہہ کر لپٹ گئیں اور بدحواسی میں چیختے ہوئے بولی کہ جلد پانی لاؤ، بھائی کا زخم دھو ڈالوں۔ پھر خیال آیا کہ پانی تو یزید کے حکم سے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 دن سے بند ہے۔ تو اس طرح آپ جو 2 پیراگراف کریں گے اس کے لیے آپ کو 15 نمبر مل جائیں گے۔ تو اتنا ہم کریں گے، ہمارے 15 نمبر پکے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر 2۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل عبارت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، جس کے لیے آپ کو 10 نمبر ملیں گے، اور یہ جو عبارت ہوگی یہ غیر درسی ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ غیر درسی، یعنی جو آپ کے بک، آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ الگ سے کوئی عبارت آپ کو دیا جائے گا اور آپ سے بولا جائے گا کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، اس کا مطلب اس کو آپ کو اور آسان الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو اس میں بھی ہم جواب نمبر ڈالیں گے۔ اس کے بعد شروعات کے جو الفاظ ہیں اور آخر کے الفاظ ہیں اس کو ایسے ہی اتار لیں گے، بیچ میں ڈاٹ کریں گے، پورا نہیں اتاریں گے۔ تو آپ لکھیے گا کہ کامیاب تنقید نگاری ... کس طرح کی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ خلاصہ، ہم سے پوچھا گیا ہے تو آپ خلاصہ ڈالیے، اور اس کے بعد آگے لکھیے کہ اعلیٰ درجے کی تنقید نگاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نقاد سیاسی اور سماجی انقلابات اور زندگی کی ترقی میں اہم تبدیلیوں اور رجحانات سے اچھی طرح سے واقفیت رکھتا ہو، یعنی اچھی طرح اس کو واقف ہو، وہ اس کو اس کی معلومات ہو۔ اس شعبہ کی تاریخ اور ادبی رجحانات کا صحیح اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ادب انسانی زندگی کی ترجمانی ہے، اس کی نشو و نما میں عصری رجحانات اور تاریخی واقعات اس کی ترقی پر بہت زیادہ
اثر انداز ہوتے ہیں۔ تاریخ سے اس عام واقفیت کی بنا ادبی کارناموں کا موازنہ و مقابلہ اور تاریخ ادب میں ان کی اہمیت کا صحیح اندازہ کرنا مشکل کام ہے۔ نقاد تاریخ کی مدد سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ لکھنے والے نے اپنی تخلیق کے لیے مٹی و پتھر کہاں کہاں سے مہیا کیے ہیں، کہاں کہاں سے اکٹھا کیا ہے، خیالات کے بیل بوٹے کہاں کہاں سے لائے گئے ہیں اور ان کچے مال کو لے کر نئی تعمیر کی تکمیل کس طرح سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا کوشچن ہے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتاب یعنی کہ ادب پارے اور ادبی سپارے دونوں سے آپ کو دیا جائے گا، پوچھا جائے گا، لیکن آپ کو کرنا کہاں سے ہے؟ جو آپ نے پڑھی ہے یعنی ادبی سپارے سے میں سے صرف 5 اشعار کی تشریح کیجیے، جس کے لیے آپ کو 15 نمبر ملیں گے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو 2 بک کا ہی ملے گا، ایک ادب پارا اور ایک ادبی سپارہ۔ تو ہم ادبی سپارے کے ہی کریں گے۔ یہاں ہم سے 5 پوچھا گیا ہے تو اس ماڈل پیپر میں ہم نے 5 اشعار ہی لکھے ہیں جو ہم کو کرنے ہیں، لیکن آپ کے ایگزام میں کیا ہوگا، آپ کو 10 اشعار دیے جائیں گے جس میں سے آپ کو چوز کرنا ہوگا، 5 ہی کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر میں نے 5 پہلے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر پہلا جو ہمارا شعر ہے اس کو لکھتے ہیں، نہیں منظور جینا ... جگر ہو کر۔ اس کے بعد ہم سے تشریح ہی پوچھا گیا ہے تو ہم تشریح ہیڈنگ ڈالیں گے اور تشریح میں لکھیں گے کہ چکبست کہتے ہیں، یہ پنڈت برج نارائن چکبست جو ہیں ان کا تخلص ہے چکبست۔ تو چکبست کہتے ہیں کہ ہمیں چارہ گر کا احسان لے کر جینا گوارا نہیں، ہماری غیرت و اہمیت خدا کے فضل سے خود ہی زخم کو اچھا کرنے کا سبب بن جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا شعر ہے کہ زندگی بھی تو ... میرے مر جانے کا۔ تو اس کی آپ تشریح ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں، یہ فانی بدایونی کا تخلص ہے فانی، تو فانی کہتے ہیں، یا پھر ایسے آپ کو شاعر کا نام اگر نہیں یاد آ رہا ہو اور آپ کی اس کو تشریح کرنا پتہ ہے، کیونکہ جب شعر ہوگا تو ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں، لیکن اگر اتفاق سے بھول گئے ہوں تو یہاں پر آپ نام نہ لکھ کر بلکہ اتنا شاعر بھی لکھ دیں گے تو آپ کا کام چل جائے گا، غلط نہیں ہوگا، کیونکہ نام اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے تب بھی اس سے کوئی زیادہ ایشو نہیں ہوگا، نمبر نہیں کٹیں گے آپ کے۔ آپ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ میرے غموں کو دیکھ کر میری زندگی بھی مجھ سے شرمندہ ہے اور وہ میرے مر جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا شعر ہے تیسرے نمبر کا۔ تیسرا شعر ہمارا کیا ہے کہ ان لبوں نے ... سے مر دیکھا۔ تو اس کی آپ تشریح ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح میں لکھیے کہ درد کہتے ہیں، یہ خواجہ میر درد ہیں جن کا تخلص درد ہے، تو درد کہتے ہیں یا پھر شاعر کہتا ہے کہ ہم نے معشوق کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کیے، مگر ہم اس کے لبوں پر تبسم یعنی کہ مسکراہٹ کو ہی تبسم بولا جاتا ہے، تو اس کے لبوں پر تبسم دیکھنے کے لیے ترستے رہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھے نمبر کا شعر ہے کہ صبر تھا ... اب نہیں آتا۔ تو اس کی آپ تشریح ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح میں لکھیے کہ میر کہتے ہیں، یہ میر تقی میر جو ہیں ان کا تخلص میر ہے، تو میر کہتے ہیں کہ محبوب سے جدائی کی گھڑیوں میں صبر ہمارا دوست اور ہمدرد تھا، لیکن ملاقات کو لے کر اضطراب اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب صبر نے بھی ہم سے دامن چھڑا لیا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا شعر ہے 5ویں نمبر کا۔ 5ویں نمبر پہ شعر ہمارا کیا ہے کہ سحر اور شام ... ہوتی جاتی ہے۔ تو اس کی آپ تشریح ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح میں لکھیے کہ نشور کہتے ہیں، یہ نشور واحدی جو ہیں ان کا تخلص نشور ہے، تو نشور کہتے ہیں کہ زندگی کی کلفتوں میں یعنی زندگی کی جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں ان میں زندگی سحر اور شام کی مانند گزری جاتی ہے، اور جو لمحے گزر گئے وہ ماضی کے نقوش بن کر رہ گئے ہیں۔ تو اتنا آپ کریں گے تو آپ کو شعر کی جو تشریح کرنی ہے اس کے لیے آپ کو 15 نمبر ملیں گے۔ تو 10 نمبر ہمارا کس کا ہوا؟ اقتباس کا، جو غیر درسی اقتباس کا ہم نے خلاصہ کیا تو 10 نمبر ملے۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے کیا کیا، جو تشریح کیا اور سیاق و سباق بتایا اور وہ نثری حصہ تھا،
यानी नस्र का हिस्सा था, तो इसके लिए हमको क्या मिला, 15 नंबर। इस तरह हमारे कितने टोटल नंबर अब तक हो चुके हैं, 15, 15, 30 और 10, 40। तो 40 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया है। और ये इंटर में क्या होता है, 100 नंबर यानी 100 नंबरों का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जबकि हाई स्कूल में आप देखेंगे तो वहां पर 70 नंबरों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 नंबर आपके जो फाइल बनाते हैं उसके लिए आपको मिलते हैं, प्रोजेक्ट फाइल होता है और सारी चीजें होती हैं, तो वो प्रैक्टिकल नंबर जो होता है वो 30 मिलता है। लेकिन इंटर में आपको 100 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें है कि अपनी पढ़ी हुई किताब, तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, जो पढ़ी किताब है उसमें से आपको किसी एक की तशरीह क्या करना है, तशरीह बताना है जरूरी हवालों के साथ। तो यहाँ पर भी आपकी जो बुक है अदबी सिपारे और अदब पारे, इनमें से आपको 2-2 नज्म दी जाएंगी, लेकिन आपको करना सिर्फ एक है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इस नज्म में भी आप शुरुआत के अल्फाज और आखिर के अल्फाज लिखिएगा। जवाब नंबर डालिए, उसके बाद ऐसे लिखिए कि शौकत व शान इमारत ... निगाहें मुमताज। और उसके बाद हमसे हवाला पूछा गया है, तो आप हेडिंग डालिएगा हवाला, और इसके बाद लिखिए कि ये नज्म हमारी उर्दू की किताब जिसका नाम क्या है, अदबी सिपारे के सबक आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा से लिया गया है। इसके तख्लीक यानी इसके शायर जो हैं वो हैं पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। इसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि चकबस्त कहते हैं कि इमारत को देखने से उसकी शान व शौकत का अंदाजा होता है, और जैसे ही पर्दाए शब सरकने लगता है और शहर का आगाज होता है, शहर यानी कि सुबह का आगाज होता है, तब उसका मंजर और भी अजीब हो जाता है। सुबह को जब परिंदे अपने आशियानों को छोड़कर, यानी आशियाना घोंसला को, घर को बोलते हैं, तो जब परिंदे अपने घोंसलों को छोड़कर परवाज पर निकलते हैं यानी उड़ने लगते हैं, तो क्या होता है, निकलते हैं और सुबह की सफेदी रोनुमा होने लगती है, यानी सुबह होने लगती है, रात का अंधेरा छटने लगता है, तो ये इमारत और भी पुरसुकून हो जाती है और भी दिलनशी लगने लगती है। जब ये इमारत कोहरे से उभरती है तो इसका मंजर ऐसा होता है गोया मौजों के तलातुम से कोई जहाज नुमाया हो रहा हो। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि दर्जा झेल असनाफे अदब में से किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने कई नाम हैं। पहला नाम है तनकीद निगारी, दूसरा है खाका निगारी, तीसरा है कसीदा, चौथा है गजल, पांचवा है मरसिया। तो जो पहला मॉडल पेपर था उसमें हम लोगों ने तनकीद निगारी पढ़ा, खाका निगारी पढ़ा। तो आज हम जानेंगे कि कसीदा किसे कहते हैं, और ये 10 नंबरों के लिए एक ही पूछा गया है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। कभी कभी 2 पूछे जाते हैं तब आपको 10 नंबर मिलते हैं, तो आप कम लिखिए, लेकिन जब एक ही पूछा गया है 10 नंबरों के लिए तो हम इसको ज्यादा लिखेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा कसीदा, कसीदा हेडिंग डालिए और इसके अंदर लिखिए कि कसीदा अरबी में दलदार या गाढ़े गोदे को कहते हैं। कहा जाता है कि चूंकि एक कसीदे में शायर को इंतहाई ज़हनी कुव्वत सर्फ करके उसका निचोड़ पेश करना होता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। कुछ उलमा के नज़दीक कसीदा कसद से बना है। कसीदा किससे मुश्तक है, किससे लिया गया है, तो कसीदा कसद से निकला। और इस कसद के माने क्या होता है, इरादा करना। क्या होता है, इरादा करना। कुछ उलमा के नज़दीक क्या है, कुछ माहिरीन जो हैं उनका मानना है कि जो हम कसीदा जो पढ़ते हैं ये कसद से बना है, जो कि शायर इरादा करके एक खास मौजू यानी कि टॉपिक पर पूरी तवज्जो के साथ फिक्र शेयर करता है, इसलिए इस सिन्फ शेर का नाम कसीदा पड़ा। इस्तिलाह में कसीदा शायरी की उस सिनफ को कहते हैं जिसमें किसी की मद्दाह या मजम्मत की जाए। तो मद्दाह के माने क्या होता है, मद्दाह कहते हैं किसी की तारीफ बयान करना। मद्दाह के माने क्या होता है, तारीफ होता है। और किसी की मद्दाह की जाए, किसी की तारीफ बयान की जाए, या फिर किसी की मजम्मत की जाए,
मजम्मत किसे कहते हैं? तो मजम्मत के माने होता है बुराई। तो किसी की तारीफ या फिर किसी की बुराई बयान की जाए तो उसको हम कसीदा बोलते हैं। गजल की तरह कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, उसे मतला कहते हैं। बाकी अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे हम काफिया होते हैं। इसके बाद आगे लिखिएगा कि कसीदा के अज्जाए तरकीबी, यानी इसके अज्जाए तरकीबी हैं कितने? तो जो कसीदा है इसके 4 अज्जाए तरकीबी हैं। किसी किसी बुक में आपको 5 भी मिलेगा। जब 5 होगा तो हुस्ने तलब और दुआ ये अलग हो जाएंगे, लेकिन जब 4 होगा तो ये दोनों एक ही में होंगे। पहला इसमें आता है तमहीद, या इसी को तशबीब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तशबीब। और तशबीब ये जो जुज है कसीदा का, इसी तशबीब से गजल निकला, ये भी आपको पता होना चाहिए। गजल जो हम पढ़ते हैं तो ये कहाँ से निकला? ये तशबीब से ही निकला। और तशबीब किसका जुज है? ये कसीदा का जुज है। तो पहला हमारा आता है तमहीद या तशबीब, इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये पहले नंबर का है। तो कसीदा के इस हिस्से में शायर शिकायत रोजगार, बहार, हुस्न व इश्क वगैरह किस्म के मजामीन नकल करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा गुरेज। गुरेज क्या है? तो कसीदा के इस दूसरे हिस्से में जिसके माने हटना है, गुरेज यानी बचना, हटना। शायर तशबीब से तारीफ की तरफ कदम रखता है। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आता है मद्दाह या मजम्मत। इस हिस्से में शायरी के जरिए ममदूह की दिल खोल कर तारीफ या मजम्मत की जाती है। उसकी शुजाअत यानी उसकी बड़ाई, अदल व इंसाफ और दरिया दिली की भी तारीफ या मजम्मत की जाती है, तारीफ बयान की जाती है या फिर बुराई की जाती है। इसके बाद आखिरी चौथे नंबर पे आता है हुस्न तलब या फिर दुआ। इसको ऊपर करें, अब आप देख पा रहे होंगे हुस्न तलब या दुआ इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? मद्दाह सराई के बाद शायर ममदूह को दुआ देता है और इसी हिस्से में अपना मकसद भी बयान करता है। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है मुंदरजा झेल नस्र निगारों और शायरों में से किसी एक पर मुख्तसर हालात जिंदगी और खुसूसियात अदब या कलाम पर रोशनी डालिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो पहला नाम है आल अहमद सुरूर, दूसरा नाम है मिर्जा गालिब, तीसरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथा है मीर अनीस, पांचवा है अल्लामा इकबाल। तो जो पहला मॉडल पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है उसमें आल अहमद सुरूर के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम जानेंगे मिर्जा गालिब के बारे में, इनकी हालात ज़िंदगी कैसे हमें लिखनी है और इनकी खुसूसियात कलाम क्या है। तो हेडिंग डालिएगा मिर्जा गालिब, या फिर मिर्जा गालिब की हालात ज़िंदगी भी लिख सकते हैं। इसमें लिखिएगा कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, ये इनका पूरा नाम था। 27 दिसंबर 1797 को काला महल अकबराबाद, जो कि आज के दौर में आगरा के नाम से जाना जाता है, आगरा का ही पुराना नाम अकबराबाद था, तो अकबराबाद में ये पैदा हुए। वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग था। अबा व अजदाद यानी इनके बाप दादा जो थे उनका पेशा सिपाहगिरी का था। गालिब पहले तखल्लुस असद और बाद में गालिब रखने लगे। तो ये इनका जो पूरा नाम था मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, तो इनका पहला तखल्लुस यानी शुरुआती दिनों में इनका जो तखल्लुस होता था वो असद होता था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस जो इख्तियार किया वो था गालिब। मिर्जा गालिब का लक़ब मिर्जा नौशा और दूल्हा बाबू है। क्यों है इसको भी समझते हैं। तो जो मिर्जा गालिब थे वो पैदा हुए थे आगरा में, लेकिन इनकी शादी हुई थी दिल्ली से। तो शादी के बाद ये दिल्ली में ही रहने लगे, जिस वजह से जो दिल्ली के लोग थे वो मिर्जा गालिब को दूल्हा बाबू और मिर्जा नौशा के लक़ब से बुलाने लगे। और मिर्जा गालिब जो दिल्ली में रहते थे ये अपने ससुराल में नहीं रहते थे, बल्कि किराए के घर पे रहते थे। मिर्जा गालिब की जिंदगी जो थी वो बहुत ही दुश्वारी में, बहुत ही मुफलिसी में गुजरी थी। इन्होंने कभी अपने रहने के लिए कोई मकान नहीं खरीदा, हमेशा किराए के घर पे रहते थे। और जो किताबें पढ़ते थे वो भी किराए की होती थी, दोस्तों की होती थी। तो इनकी जिंदगी इतनी ज्यादा गुर्बत में गुजरी।
आगे लिखिएगा कि मिर्जा गालिब उर्दू अदब में एक बुलंद पाया और गैर फानी शायर की हैसियत से मशहूर व मारूफ नहीं थे, बल्कि उर्दू नस्र पर भी उनके एहसानात बहुत हैं। गालिब ने उर्दू अदब में एक नई राह निकाली और इसी में वो जुद्दत पैदा की जो आज तक किसी को नसीब ना हो सकी, और ये थी उनकी खुतूत नुएसी, यानी जो खत लिखते थे वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते थे। गालिब अपनी खुतूत की वजह से दुनियाए अदब में रहती दुनिया तक जिंदा रहेंगे। ये खत ऐसे लिखते थे, ऐसा महसूस होता था कि मानो गालिब सामने बैठे हैं। ये ऐसे खत लिखते थे, लग रहा था कि कोई शख्स सामने बैठा है, ऐसी बातें करते थे अपने खत में। मिर्जा गालिब की वफात 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। तो ये पैदा कब हुए थे और इनका वफात कब हुआ था, कहाँ हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मिर्जा नौशा किसका लक़ब था, ये पूछा गया है। ये मिर्जा गालिब ये पैदा कब हुए, ये पूछा गया। सन कहाँ पैदा हुए, तो आगरा में। वफात की अगर मैं बात करूं तो कब हुई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप याद रखिएगा। तो 1869 में इनकी वफात हुई थी और कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। इसके बाद आगे लिखिएगा खुसूसियात कलाम। खुसूसियात कलाम क्या है, तो इसमें लिखिए कि मिर्जा गालिब के खुतूत का अव्वल मजमुआ जो है उसका नाम औदे हिंदी है। क्या नाम है, औदे हिंदी। इनके खुतूत का ये पहला मजमुआ है। और दूसरा है उर्दुए मोहल्ला के नाम से शाया हुआ। इसके अलावा गालिब के खुतूत का एक मजमुआ मुकातिब गालिब के नाम से रामपुर से शाया हुआ। गालिब के इन खुतूत से मुरासला निगारी की एक नई रोशनी मिलती है। बकौल गालिब उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। तो मुरासले को मुकालमा किसने बना दिया, तो वो तो कौन थे, वो मिर्जा गालिब थे। इस तरह गालिब ने अपने खुतूत में सादगी, सलासत, रवानी और शगुफ्तगी पैदा कर दी है। उर्दू में तंज व मिज़ाह की बुनियाद डाली और गालिब को उर्दू नस्र का पहला मिज़ाह निगार माना जाता है। गालिब ने उर्दू में नई राह निकालकर उसको नई रूह बख्शी है। बहादुर शाह जफर, ये कौन थे, बहादुर शाह जफर जो थे ये आखिरी मुगल बादशाह थे, ने मिर्जा गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ामे जंग का खिताब दिया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, यानी मारूजी सवालात में, कि नजमुद्दौला ये किसका खिताब है, या फिर दबीरुल मुल्क, निज़ामे जंग, ये सब किसके खिताब हैं। तो ये खिताब तो मिर्जा गालिब के हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये खिताब मिर्जा गालिब को किसने दिया, तो आप बताइए कि वो थे आखिरी मुगल बादशाह, यानी बहादुर शाह जफर। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल में से किसी दो पर मैं मिसाल नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ नाम है। पहला नाम है तशबीह, दूसरा है इस्तिआरा, तीसरा है हुस्न ताल्लिल, चौथा है सनत तलमीह, पांचवा है सनत तजाद, छठा है लफ व नश्र। तो इससे पहले जो मॉडल पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें हुस्न ताल्लिल और सनत तजाद के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे तशबीह और इस्तिआरा, ये किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे और इसकी मिसाल भी जानेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा तशबीह, सनअत तशबीह या फिर तशबीह दोनों लिख सकते हैं। इसके डिफिनेशन में लिखिए, यानी इसकी तारीफ में लिखिए कि किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मानिंद बताना, के जैसे बताना तशबीह कहलाता है। उन दोनों चीजों में किसी ना किसी तरह की मुशाबहत का होना जरूरी है। अब हम इसकी पहचान कैसे करें, ये तो डिफिनेशन हुआ, लेकिन पहचान के भी कुछ चीजें, कुछ अल्फाज हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। जैसे जिस शेर में या जिस कलाम में आपको ऐसे अल्फाज सा, सी, से, तरह, मानिंद, जैसा, जैसी, जैसे वगैरह अल्फाज दिखाई दे, तो आप उसको फौरन से बताइए कि ये सनअते तशबीह पाई गई है इसमें। मिसाल के तौर पर एक शेर लिख सकते हैं कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। क्या आया लफ्ज, सी, सा, सी, से।
तो सी है, और यहाँ पर मुशाबहत भी है, किसमें है तो जो उसके होठ हैं, लब हैं, उसकी मिसाल पंखुड़ी के तरह बताया गया है। शायर ने इसमें क्या कहा है, ये शेर जो है ये मीर तकी मीर का है। मीर तकी मीर कहते हैं कि नाजुकी उसके लब की, यानी वो अपने महबूब की तारीफ बयान करते हैं कि उसकी होठ जो हैं ऐसे हैं, इतने नाजुक हैं कि मानो वो गुलाब की एक पंखुड़ी हो, इतने ज्यादा नाजुक हैं। वो अपने महबूब के होठों की तारीफ करते हैं। कौन? मीर तकी मीर। इसके बाद फिर अगला है हमारा इस्तिआरा। इस्तिआरा किसे कहते हैं तो इसकी आप डिफिनेशन लिखिए। इस्तिआरा के लग़वी माने मांग लेने के या फिर उधार लेने के हैं। जब शायर अपने किसी शेर में किसी शय को किसी दूसरे चीज के जैसा न कहते हुए, यानी अभी तशबीह में हमने पढ़ा कि ये जैसा बताए और उसमें मुशाबहत भी हो दो चीजों में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो किसी दूसरे चीज के जैसा न कहते हुए बराहे रासत वही शय करार दे, तो उसे सनअते इस्तिआरा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक शेर है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसमें शायर ने क्या बताया है, इसमें शायर कहता है कि इब्ने मरियम से मुराद हजरत बताइए कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से है। किससे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि इब्ने मरियम यानी मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, यानी डायरेक्ट बताया गया है हजरत ईसा हुआ करे कोई, के जैसा नहीं बल्कि डायरेक्ट उन्हीं को बताया गया कि उनकी वो हुआ करे, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो यहाँ पर हम तशबीह और इस्तिआरा में और ज्यादा फर्क को समझते हैं और अच्छे से। जैसे एक जुमला मैं लूं आपके सामने कि हमजा शेर की तरह बहादुर है। क्या है? बहादुर है। दूसरा जुमला लूं मैं कि हमजा शेर है, तो इसमें फर्क है क्या? अब यहाँ पर जो मैं दूसरे जुमले में कह रही हूं कि हमजा शेर है, तो इससे ये मुराद नहीं है कि वो जानवर है, बल्कि मुराद तो इससे वही है कि हमजा शेर की तरह बहादुर है। लेकिन हम यहाँ पर अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले जुमले में हमने इस्तेमाल किया हुआ है और दूसरे में नहीं किया है। पहला जुमला हमारा क्या कहलाएगा? हमजा शेर की तरह। अब यहाँ पर लफ्ज की तरह लगा हुआ है और शेर और हमजा में मुशाबहत है, यानी उसकी तरह क्या है तो वो बहादुर है। तो इसमें इस जुमले में हमारा सनअते तशबीह पाई गई है, जबकि दूसरा जुमला भी वही चीजें कह रहा है, लेकिन क्या है वहां पर वो अल्फाज नहीं आए, मुशाबहत नहीं बताई गई है, डायरेक्ट बता दिया गया है कि हमजा शेर है। तो बस यही फर्क होता है सनअते तशबीह और सनअते इस्तिआरा में। अच्छा, इस शेर में एक और सिनत भी पाई गई है, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी सिनत है? तो इस शेर में सनअते तलमीह भी पाई गई है, और वो कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि सनअते तलमीह के लिए कोई पुरानी तारीखी वाकया या फिर अदबी इस्तिलाह की तरफ इशारा किया जाए, यानी जो चीज़ें कुरान व हदीस से साबित हो, तो उस कलाम या उस शेर को सनअते तलमीह बोला जाता है। जैसे इस शेर में क्या हुआ है, इब्ने मरियम की बात हो रही है, यानी मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, तो उनकी बात हो रही है जो कि कुरान से साबित है। इसी वजह से हम कहेंगे कि इस शेर में सनअते तलमीह और सनअते इस्तिआरा दोनों पाए गए हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये शेर दिया जाएगा तो आपके पास कोई एक ऑप्शन होगा, या फिर सनअते इस्तिआरा होगा या फिर सनअते तलमीह होगा, दोनों नहीं होगा। और अगर मान लीजिए दोनों हैं तो फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास ये जरूर होगा कि इस्तिआरा और तलमीह दोनों, यानी ए और बा दोनों, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, कोई एक नाम ही दिया जाता है। तो इस शेर में दो तरह की सिनत पाई गई हैं, सनअते इस्तिआरा और सनअते तलमीह। इसके बाद हम आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 8वां। इसमें पूछा गया है मुंदरजा झेल मारूजी सवालात, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं उनके जवाबात का इंतखाब कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो सवाल नंबर पहला है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सरोसामा किसकी नज्म का कुल्लियात है। आपके पास 4 ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए है अख्तरुल ईमान, ऑप्शन नंबर बी है जोश, ऑप्शन नंबर सी है आजाद, ऑप्शन नंबर डी है हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। और ये जो 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये आप मेरे साथ के साथ जरूर करिएगा। मैं आपको इतना टाइम दूंगी कि आप सही ऑप्शन बता सकें। तो आप लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इन 10 सवालों में आपने कितना सही किया। तो सरोसामा ये नज्म की कुल्लियात जो है वो किसका है? तो ये अख्तरुल ईमान का है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जोश मलिहाबादी का नहीं है, ना ही मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, ना ही अल्ताफ हुसैन हाली का है। तो अख्तरुल ईमान इन्होंने ही ये सरोसामा ये नज्म का कुल्लियात है इसको लिखा है। और अख्तरुल ईमान की ही एक नज्म है जो काफी मशहूर है, वो कौन सी है? वो नज्म है कब्र। याद रखिएगा, कब्र नज्म को भी अख्तरुल ईमान ने ही लिखा है। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर दूसरा हमसे पूछा गया है कि खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्ताफ हुसैन हाली, बी है मीर तकी मीर, सी है मिर्जा गालिब, डी है हसरत मुहानी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। खुदाए सुखन ये लकब या ये नाम जो है ये अल्ताफ हुसैन हाली का नहीं है, ना ही मिर्जा गालिब का है, ना ही हसरत मुहानी का है, बल्कि खुदाए सुखन ये कहा जाता है मीर तकी मीर को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर तीसरा, इसमें पूछा गया है कि उर्दू की इश्किया शायरी किसकी किताब है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जोश, ऑप्शन नंबर बी है फिराक, ऑप्शन नंबर सी है हाली, ऑप्शन नंबर डी है अख्तरुल ईमान। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। जोश, जोश मलिहाबादी नहीं है, बल्कि उर्दू की इश्किया शायरी इस किताब को लिखने वाले फिराक गोरखपुरी हैं। कौन है? फिराक गोरखपुरी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इनका असल नाम जो फिराक गोरखपुरी है, इनका असल नाम क्या है? रघुपति सहाय है। याद रखिएगा, हाली नहीं होगा, ना ही अख्तरुल ईमान होगा। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर चौथा। इसमें पूछा गया है शायरे इनकलाब के नाम से किस शायर को जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जोश, ऑप्शन नंबर बी है मखदूम, ऑप्शन नंबर सी है मजाज, ऑप्शन नंबर डी है सरदार जाफरी। तो शायरे इनकलाब या फिर शायरे शबाब दोनों नाम से जाने जाते हैं, शायरे शबाब या फिर शायरे इनकलाब। तो वो कौन है? तो वो सही नाम जो है, शायर जो है वो कौन है? वो जोश मलिहाबादी है। कौन है? जोश मलिहाबादी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मखदूम नहीं है, ना ही मजाज है, ना ही सरदार जाफरी है। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां। इसमें पूछा गया है हाली का सने पैदाइश क्या है? ये अल्ताफ हुसैन हाली इनका पूरा नाम है। तो इनका जो सने पैदाइश यानी ये कब पैदा हुए आपको बताना है। पहला है ऑप्शन नंबर ए है 1878, ऑप्शन नंबर बी है 1875, ऑप्शन नंबर सी है 1810, ऑप्शन नंबर डी है 1837। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। यहाँ पर हमसे सने पैदाइश यानी ये पैदा कब हुए उसके बारे में पूछा गया है। तो अल्ताफ हुसैन हाली जो हैं ये 1878 में नहीं पैदा हुए थे, ना ही 1875 में पैदा हुए थे, 1810 इसमें भी नहीं पैदा हुए थे, बल्कि अल्ताफ हुसैन हाली तो 1837 ईस्वी में पैदा हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पैदा हुए थे? तो वो पानीपत में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पानीपत में। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है मरने पर खूबियां बयान की जाती हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मसनवी में, ऑप्शन नंबर बी है मरसिया में, ऑप्शन नंबर सी है कसीदा में, ऑप्शन नंबर डी है नज्म में। तो मरने वाले की खूबियां जो बयान की जाती है वो किस में की जाती है? तो ये तो आप फौरन बता लेंगे, ये काफी इजी सा सवाल है। तो ये मसनवी में नहीं होता है। कसीदा में तो तारीफ या फिर बुराई होती है, किसी मरने वाली की खूबी नहीं बयान की जाती है। नज्म में भी नहीं होता है, तो ये होता है मरसिया में।
यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत किस शायर के यहाँ बदरजा उत्तम पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है चकबस्त, ऑप्शन नंबर सी है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन नंबर डी है अकबर इलाहाबादी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अकबर इलाहाबादी का नाम तो कट जाएगा। अब इन तीनों में बताइए कौन सा सही रहने वाला है। शायर इनकलाब के नाम से जाने जाते हैं जोश मलिहाबादी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम इस नज्म को लिखा है, लेकिन ये हुब्बुल वतनी में सबसे ज्यादा नहीं इनके वहां पाई जाती है। ये ऐसे शायर नहीं हैं, लेकिन हाँ शायर इनकलाब जरूर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। अब इन दोनों नामों में आप बताइए कि हुब्बुल वतनी जो है ये सबसे ज्यादा किसके यहाँ पाई जाती है, किसके नज्म में पाई जाती है। तो वो नाम कौन सा है, अल्लामा इकबाल। अगर आप सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, चकबस्त। चकबस्त जिनका पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त है। तो इनके वहां हुब्बुल वतनी का सबसे ज्यादा जो हुब्बुल वतनी है यानी अपने वतन से मोहब्बत है, ऐसे नज्म मिलते हैं। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 8वां। इसमें पूछा गया है किस सिनफ में माफूकुल फितरत अनासिर की भरमार रहती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है नज्म, ऑप्शन नंबर बी है गजल, ऑप्शन नंबर सी है कसीदा, ऑप्शन नंबर डी है दास्तान। माफूकुल फितरत अनासिर ये होता क्या है, पहले इसको तो समझ लें। माफूकुल फितरत अनासिर कहते हैं जिसमें जादुई चीजें बयान की गई हों, जिसमें शहजादा हो, शहजादी हो, बादशाह हो, और कौन सी चीजें हों, जिन हो, परियां हो, ऐसी चीजें हो, जादुई उड़न खटोला हो, उड़ने वाला घोड़ा हो, ऐसी चीजें जो बयान की गई हैं वो सबसे ज्यादा किस सिनफ में की गई हैं। तो ये चीजें नज्म में तो इतनी ज्यादा नहीं होती, गजल में भी नहीं होती। गजल में तो महबूब से बातें होती है, औरतों से बातें की जाती है। कसीदा में तो किसी की भी मजम्मत की जाती है, किसी की तारीफ बयान की जाती है, किसी की बुराई बयान की जाती है। तो माफूकुल फितरत अनासिर जो होती है, इसकी भरमार इस सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो दास्तान में होती है। आपने सुना होगा दास्तान, अगर पढ़ी होगी तो उसमें ऐसी चीजें बयान की जाती हैं। उड़ने वाला खटोला होता है, उड़न खटोला, राजा होता है, परी होती है, जिन होते हैं, शहजादा होता है। तो ये चीजें पाई जाती हैं किसमें, दास्तान में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है असरारुल हक मजाज का इंतकाल कब हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1917, ऑप्शन नंबर बी है 1925, ऑप्शन नंबर सी है 1955, ऑप्शन नंबर डी है 1945। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। असरारुल हक मजाज लखनवी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इनका इंतकाल कब हुआ। इनका इंतकाल हुआ था 1955 ईस्वी में। कब हुआ था, 1955 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और डी ये कट जाएंगे तीनों, क्योंकि सी हमारा सही है। अब बात करते हैं कि ये पैदा कहाँ हुए थे, कब हुए थे। तो असरारुल हक जिन्हें मजाज लखनवी के नाम से जाना जाता है, ये पैदा हुए थे 1911 ईस्वी में। और कहाँ पैदा हुए थे, तो उत्तर प्रदेश के रुदौली गांव जो कि बाराबंकी में है, वहां पर असरारुल हक पैदा हुए थे। लेकिन बाराबंकी नहीं लगाते अपने नाम के साथ, बल्कि ये बाराबंकी के ही करीब लखनऊ शहर है, तो ये अपने नाम के साथ मजाज लखनवी लिखते थे। कौन, असरारुल हक। ये पैदा कहाँ हुए थे, रुदौली एक गांव में पैदा हुए थे 1911 ईस्वी में। लेकिन इनकी वफात पूछा गया है, तो यानी कि इंतकाल कब हुआ, तो वो 1955 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आते हैं अगले और लास्ट सवाल है हमारा मारूजी सवालात में से। तो सवाल नंबर 10वां है कि अवध पंच के एडिटर कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है सज्जाद हुसैन, ऑप्शन नंबर सी है जोश, ऑप्शन नंबर डी है हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अवध पंच के एडिटर जो थे वो अल्लामा इकबाल नहीं थे, जोश मलिहाबादी नहीं थे, अल्ताफ हुसैन हाली भी नहीं थे, बल्कि मुंशी सज्जाद हुसैन थे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट हो जाएगा। तो अब आप ईमानदारी से बताइए कि कितना इन 10 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया। चीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई चीटिंग का मौका नहीं मिलेगा। आप अच्छे से पढ़िए, खुद से सॉल्व कीजिए, नंबर कम आएंगे, फिर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे, तो इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इंटर में क्या है, आपके साथ एक अच्छी चीज ये भी है कि अगर आपको मारूजी सवालात आए, इजी लगे तो आप करिए, नहीं आ रहे हैं तो फिर आप क्या करिए, 5 मुहावरा या फिर ज़रबुल मिस्ल जो है उनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 10 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन मुहावरा की अगर मैं बात करूं तो वो 5 ही करने होंगे, और आपके पास यहाँ पर या लगा होगा, यानी ऑप्शन होगा, एक करिए और एक छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पर दोनों चीजें करा रही हूँ मॉडल पेपर में, लेकिन एग्जाम में आपको दोनों नहीं करना, सिर्फ एक ही करना है। लेकिन मैं इसलिए करा रही हूँ कि आपको जो इजी लगे वो आप करिएगा। तो यहाँ पर है, मुंदरजा झेल मुहावरों और कहावतों में से 5 को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। पहला यहाँ पर है, और यहाँ जो मुहावरा होंगे वो एग्जाम में, जब आपको एग्जाम होगा जहाँ पर, तो वहां पर आपको 10 जुमले दिए जाएंगे, मुहावरा और ज़रबुल मिस्ल दोनों को मिलाकर 10 होंगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन होगा, आपको चूज करना होगा कि जो आपको आता हो, लेकिन करना कितना होगा, सिर्फ 5 ही करना होगा। तो यहाँ पर हर सेट में मैं आपको 5 सॉल्व करा रही हूँ। तो पहला यहाँ पर है खून सफेद होना, दूसरा है ऊंची दुकान फीके पकवान, तीसरा है जैसी करनी वैसी भरनी, चौथा है जितने मुंह उतनी बातें, पांचवा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो यहाँ पर अगर आप इस जुमलों को गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि इसमें कुछ तो मुहावरे हैं और कुछ कहावत हैं। तो उसको हम पहचानेंगे कैसे? तो मुहावरे की अगर मैं बात करूं तो जिस जुमले के लास्ट में हमको नू अलिफ जबर ना नजर आएगा, हम क्या बताएंगे कि ये हमारा मुहावरा है। लेकिन जिस जुमले के लास्ट में आखिर में हमको नू अलिफ जबर ना नजर नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर क्या है, ऊंची दुकान फीके पकवान, अब यहाँ पर नू तो जरूर है पर नू अली जबर ना नहीं है, तो नू आया है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा कहावत है। क्या है? कहावत है, जिसको हम ज़रबुल मिस्ल बोलते हैं। तो दूसरा भी है ज़रबुल मिस्ल, तीसरा भी ज़रबुल मिस्ल है, क्योंकि नू और ये है, नू और ये नी। फिर चौथे नंबर पर है ये बातें, नू अली जबर ना नहीं है। पांचवा जो है ये हमारा मुहावरा है, और पहला जो है ये मुहावरा, क्योंकि नू अली जबन्ना इन दोनों में ही आया है। इसके अलावा ये जो 3 हैं ये हमारे 3 कौन क्या कहलाएंगे? कहावत कहलाएंगे। तो आप हेडिंग 3 कॉलम पहले बनाइएगा, पहला होगा मुहावरा या फिर ज़रबुल मिस्ल लिख सकते हैं। अब जब चूंकि हम दोनों कर रहे हैं तो आप मुहावरा व ज़रबुल मिस्ल दोनों लिख सकते हैं, या फिर अगर मुहावरा हो तो मुहावरा लिख सकते हैं। फिर दूसरा कॉलम जो होगा उसमें आप लिखिएगा मफहूम, तीसरा कॉलम होगा उसमें लिखिएगा इस्तेमाल या फिर जुमलों में इस्तेमाल। उसके बाद पहला आप मुहावरा लिखिएगा खून सफेद होना, और इसका मफहूम होगा मोहब्बत कम होना। इसका इस्तेमाल होगा उनके रिश्तेदारों का तो खून सफेद हो गया, यानी उनकी मोहब्बत कम हो गई। इसके बाद दूसरा है हमारा ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका मफहूम होगा नाम ज्यादा असलियत कम, और इसका इस्तेमाल होगा कि मैंने आपकी दुकान की मिठाइयों का बहुत नाम सुना, लेकिन आपकी मिठाइयाँ बिल्कुल आम हैं, यानी इतनी ज़्यादा मशहूर, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना नाम मैंने सुना हुआ है। तीसरा है हमारा जैसी करनी वैसी भरनी, और इसका मफहूम होगा किए हुए का फल मिलना, यानी जैसा हमने किया है उसी का हमें फल मिलेगा, जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भुगतेंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी। इसका इस्तेमाल होगा कि मुबीन का हाल भी एक मुआमले में जैसी करनी वैसी भरनी जैसा है, यानी जैसा उन्होंने किया आज उनके साथ वैसा ही हो रहा है। इसके बाद अगला है जितने मुंह उतनी बातें, इसका मफहूम होगा हर शख्स अपनी बात अपनी समझ के मुताबिक बात करता है, यानी जिसको जितना पता होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो बोलता है। इसका इस्तेमाल होगा कि मैंने प्रोजेक्ट के बारे में क्लास में पूछ क्या लिया, जितने मुंह उतनी बातें होने लगी, यानी सब अपनी अपनी तरह अपनी अपनी समझ के मुताबिक बातें बताने लगे। इसके बाद फिर 5वें नंबर पर हमारा आता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, और इसका मफहूम होगा
اپنی تعریف آپ کرنا یا پھر اپنی تعریف خود کرنا. اس کا استعمال ہوگا کہ اپنی صلاحیتوں یا علم کی تعریف کرنا تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے جیسا ہے. تو اتنا آپ کریں گے آپ کے 10 نمبر ہو جائیں گے. یا پھر 10 معروضی سوالات کریے یا پھر 5 محاوروں کو ہی آپ مفہوم بتائیے اور ان کا استعمال کریے, تب بھی آپ کو 10 نمبر مل جائیں گے. اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 9 اور یہ لاسٹ سوال ہے. اس میں ہے کہ عنوانات ذیل. عنوانات یہ عنوان کی جمع ہے. عنوان کے معنی ہوتا ہے ٹاپک اور عنوانات یعنی کئی سارے ٹاپک جو ہیں ان میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیں. مضمون جسے ہم انگلش میں ایسے بولتے ہیں اور ہندی میں اسی کو نبند کہا جاتا ہے, جس کے لیے آپ کو 10 نمبر ملیں گے. پہلا نام ہے یہاں پر حب الوطنی, دوسرا ہے تعلیم نسواں, تیسرا ہے سائنس کے کرشمے یا پھر سائنس کے کارنامے, چوتھا ہے والدین کی خدمت, پانچواں ہے صفائی کی اہمیت. تو جو پہلا ماڈل پیپر ہم لوگوں نے سالو کیا تھا اس میں ہم لوگوں نے حب الوطنی یعنی وطن سے محبت جو ہے اس کے بارے میں مضمون لکھنا سیکھا تھا. آج ہم جانیں گے تعلیم نسواں یعنی لڑکیوں کی جو تعلیم ہے اس پر مضمون ہمیں کیسے لکھنا ہے. تو آپ ہیڈنگ ڈالیے گا تعلیم نسواں یا پھر تعلیم نسواں پر مضمون, ایسے لکھ سکتے ہیں. اس میں لکھیے مرد اور عورت انسانی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, مگر گاڑی اپنی پوری رفتار سے اسی وقت چل سکتی ہے جب دونوں پہیے اپنا کام باقاعدگی سے انجام دے رہے ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پہیے صحیح و سالم ہوں یعنی ٹھیک ہوں. تعلیم کے بغیر انسان نامکمل ہے. علم زندگی کو حسن اور نکھار بخشتا ہے اور یہ انسان کا زیور ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی اہمیت پر ان الفاظ میں زور دیا ہے. ان الفاظ میں آگے ہے کہ علم حاصل کرو یعنی تعلیم حاصل کرو, سیکھو, چاہے اس کے لیے کہیں بھی جانا پڑے. اور اس میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد حضرات جو ہیں ان کو ہی تعلیم حاصل کرنا چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے, بلکہ جو عورت ہیں ان کو بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے یعنی ان کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے. عورت کو اللہ نے مرد کا لباس بنایا ہے. لباس کپڑے کو بولتے ہیں. عورت مرد کے جسم کا ایک حصہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. ایک دوسرے کے لیے امپورٹنٹ ہیں, لازم ہیں, ضروری ہیں. ہر شخص جانتا ہے کہ لباس بدن کی زینت بھی ہے اور بدن پوشی بھی کرتا ہے یعنی اس کی خوبصورتی بڑھاتا ہے اور اس کی بدن پوشی, بدن کو چھپاتا بھی ہے, ڈھکتا بھی ہے. کون؟ لباس, کپڑا. لباس ہی اگر پوشیدہ اور غلط ہوگا تو انسان خود بھی احساس کمتری, دردماندگی اور شکستگی کا شکار ہو جائے گا. وہ معاشرے میں باوقار ہو کر اور سر اٹھا کر نہیں چل سکے گا. اس کے بعد آگے لکھیے کہ اگر عورت تعلیم سے بے بہرہ ہے تو کبھی بھی مرد کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل سکتی, نہ ہی رفاقت کے مفہوم کو ٹھیک طرح سے سمجھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے. بچے کی بھی پہلی درسگاہ یعنی بچہ جو سیکھتا ہے وہ سب سے پہلے کہاں سیکھتا ہے تو بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہی ہوتی ہے یعنی ماں کی گود ہوتی ہے. اگر ماں ان پڑھ ہے تو وہ صحیح طریقے سے نہ تو اپنے بچے کی تربیت دے سکتی ہے, نہ ان کی تعلیمی مشکلات اور مسائل کو سمجھ سکتی ہے اور نہ ان کی ترقی کی راہیں ہموار کر سکتی ہے. تعلیم نسواں یعنی لڑکیوں کی تعلیم کے مخالفین میں ایسے حضرات کی بڑی تعداد رہی ہے جو تعلیم نسواں کے مفہوم کو سمجھتے ہی نہیں. ان کا کہنا ہے کہ عورت کا کام گھر سنبھالنا اور بچے پالنا ہے. اس لیے اسکولوں, کالجوں میں پڑھ کر یا گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن, گریجویشن کے معنی ہوتا ہے بی اے یا بی ایس سی کرنا, پوسٹ گریجویشن ایم اے یا ایم ایس سی کرنے کو بولا جاتا ہے, ہونے کی ان کے لیے کیا ضرورت ہے. لیکن وہ نہیں جانتے کہ خانداری کے بھی کچھ اصول ہیں جو تعلیم ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں.
हर एक औरत के लिए ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों की तरबियत के भी कुछ तरीके और उसूल होते हैं और ये तरीके जानने के लिए तालीम से वाकिफ़ होना ज़रूरी है, लाजमी है। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना क्लास 12 यानी इंटर वाले जो हैं जिन्होंने उर्दू लिया हुआ है तो उनका मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर जो है, ये मॉडल पेपर आज हमारा दूसरा है। इससे पहले हम लोगों ने पहला मॉडल पेपर सॉल्व किया था जो कि आपके यूपी बोर्ड वालों ने ही लॉन्च किया था। लेकिन ये जो दूसरा मॉडल पेपर है या इसके अलावा और जितने मॉडल पेपर मैंने आपसे वादा किया है लाने की, तो वो सब मैं अपने अकॉर्डिंग लाऊंगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, आपके सिलेबस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको मैं लेकर आ रही हूँ। आज हमारा ये दूसरा हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह आपको इसके अलावा भी मॉडल पेपर मिलेंगे जितने मैंने आपसे वादे किए हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।